दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरी यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2-3 नंबर के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका एग्जाम है 7 जुलाई को, जो कि बहुत ही कम समय है, तो आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दोस्तों आज हम पहले थ्योरी इसके बारे में, जो भी कोहलबर्ग की जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट के बारे में, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बिना कोई स्किप किए हुए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मज़ा आने वाला है। आप कोहलबर्ग अगर यहाँ आज आपने पढ़ लिया तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को अटेंड कर लेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, पहले हम डिटेल स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बच्चों से प्राप्त तथ्यों का एनालिसिस करके अपने जो सिद्धांत है इसको इन्होंने प्रतिपादित किया। और कोहलबर्ग के अनुसार जब बालक को नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो उनकी तार्किकता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना कि अंतिम निर्णय। कोहलबर्ग ने धारणा बनाई कि बालक अपनी विकास की अवस्थाओं में 3 स्तरों से गुजरकर अपनी नैतिक तार्किकता की योग्यता को विकसित कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नैतिक विकास की अवस्थाएं दोस्तों, तो हम बात करेंगे नैतिक विकास की अवस्था के बारे में। ठीक है, चलिए, तो स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट देखिए, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं का कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन इन्होंने किया है। लेकिन इन 6 अवस्थाओं में देखिए, 2 अवस्थाओं को एक साथ रखकर इनके 3 स्तर बना दिए। इन्होंने 3 स्टेजेस को इन्होंने डिवाइड किया है और 3 स्टेज में एक में दो को तो 3 दूनी 6 हो गया है ना। तो इन्होंने 2 अवस्थाओं को एक साथ रखकर उनके तीनों स्तर बना दिए हैं। जो कि ये 3 स्तर कौन कौन से हैं, चलिए हम फटाफट उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हमारा प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, लेबल प्री कॉन्वेंशनल मोरालिटी। कॉन्वेंशनल मोरालिटी लेवल के अंतर्गत, प्री कॉन्वेंशनल मोरालिटी लेवल के अंतर्गत होता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। सेकंड है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। और सेकंड है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, लेबल कन्वेंशनल मोरालिटी। इसके अंतर्गत है प्रशंसा की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। ओके, और तीसरा है पोस्ट कॉन्वेंशनल मोरालिटी। फर्स्ट है स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड दूसरा है स्टेज ऑफ कंसिशियंस। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अवस्थाओं को है बताया है, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर और उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के स्तर। इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। चलिए हम फटाफट देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, लेबल प्री कॉन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कॉन्वेंशनल मोरालिटी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसकी जो एज होती है वो एज होती है 4 से 10 वर्ष। 4 से 10 वर्ष इसकी एज होती है। प्री कॉन्वेंशनल लेवल की जो एज होती है वो 4 से 10 वर्ष होती है। इसके अंतर्गत देखिए हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर बात करते हैं जब बालक किसी बाहरी तत्व या किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अभाव अथवा अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कही जाती है। इस स्तर के अंतर्गत 2 अवस्थाएं होती हैं। सिंपल से हम यही समझेंगे, जो प्री कॉन्वेंशनल लेवल होता है इस अवस्था में क्या होता है ना, नैतिकता इसमें क्या होती है बच्चों की, शून्य होती है। कैसी होती है नैतिकता बच्चों की, कैसी होती है, शून्य होती है। यानी कि बच्चे को सही गलत के बारे में पता ही नहीं होता है। और इसी अवस्था में क्या होता है, नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के हिसाब से होती है। नैतिक तर्कणा जो होती है वो दूसरों के हिसाब से होती है इसी अवस्था में। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा क्या होती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने बात किया कि इस अवस्था में क्या होती है, इस अवस्था में जो नैतिकता होती है क्या होती है, शून्य होती है। प्री कॉन्वेंशनल मोरालिटी में
जो प्री कॉन्वेंशनल लेवल होता है, इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको सही या गलत के बारे में पता नहीं होती है। और इस अवस्था में नैतिक तर्कड़ा क्या होता है, नैतिक तर्कड़ा, जो नैतिक तर्कड़ा होती है वह दूसरों लोगों के हिसाब से होती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नैतिक तर्कड़ा क्या होती है। तर्कड़ा के बारे में बात करेंगे। नैतिक तर्कड़ा, नैतिक तर्कड़ा ये होता है कि जैसे कि सही और गलत में से किसी एक को चुना, सही और गलत में से एक को चुना। जैसे हिंज ने चोरी किया, कोहलबर्ग के अनुसार हिंज ने चोरी किया, ये सही है या गलत है, ये है नैतिक तर्कड़ा, है ना। और नैतिक दुविधा क्या होती है, नैतिक दुविधा का मतलब होता है दुविधा, शब्द से आप लोग पहचान जाएंगे। तर्कड़ा का मतलब होता है कि बच्चा सही और गलत में से किसी एक को चुना है। जैसे कोहलबर्ग ने के अनुसार हिंज ने चोरी किया था, है ना, तो ये सही है या गलत, ये तो नैतिक तर्कड़ा हो गई। अगर नैतिक दुविधा की बात करते हैं तो सही और गलत के बारे में फैसला लेने में शामिल संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दुविधा। जैसे कि सही और गलत में कोई फैसला लेना है तो वहाँ पर बच्चे दुविधा में होते हैं, वो फैसला ले ही नहीं पाते कि कौन सी बातें सही है और क्या गलत है ना। तो ये हो गया नैतिक दुविधा। उम्मीद करती हूँ आपको नैतिक तर्कड़ा और नैतिक दुविधा अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए, तो यहाँ पर हमने प्री कॉन्वेंशनल मोरालिटी लेवल के बारे में बात किया था। अब इसके अंतर्गत आता है दो स्टेज आती है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था, है ना। क्या क्या आती है, दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था और यांत्रिक सापेक्षता, उन्मुखता या फिर अहंकार की अवस्था। इसको हम कहेंगे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, और दूसरा होता है स्टेज ऑफ ईगो। चलिए, अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। अब इसमें क्या कहते हैं, कोहलबर्ग क्या कहते हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार इस अवस्था में बच्चे का चिंतन दंड से प्रभावित होता है। क्या होता है, देखिए, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट में कोहलबर्ग के अनुसार इस अवस्था में बच्चे का जो चिंतन होता है वो दंड से प्रभावित होता है। परिवार के सभी सदस्य बच्चों को कुछ कार्य करने का आदेश देते रहते हैं और इन आदेश का पालन ना करने पर बच्चे को दंडित किया जाता है। इसलिए बच्चा यही सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना अनिवार्य है, अर्थात आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है कि वह दंडित न हो। इस प्रकार नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चों की नैतिकता का प्रमुख आधार माना गया है। स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट में नैतिक विकास की जो शुरू की अवस्था होती है उसमें दंड को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार माना गया है। यहाँ पर आप लोग इसको पॉइंट नोट कर लीजिएगा, नैतिकता का मुख्य आधार माना गया है। सिंपल सी बात में ही समझेंगे कि जैसे कि इसमें बच्चा जो होता है ना वो सजा और आज्ञा पर आधारित होता है। किसमें, सजा और आज्ञा पर आधारित होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर समझेंगे, जैसे बच्चा कहता है कि पढ़ूंगा नहीं, जैसे कि बच्चा कहता है कि पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ खेलूंगा तो पापा मारेंगे। उसके पापा ने कहा कि अगर तू आज पढ़ेगा नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। तो उसे यहाँ पर पनिशमेंट उसे ऐसा लगेगा मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी, इसलिए वो कहेगा पढ़ूंगा नहीं तो सिर्फ खेलूंगा तो पापा मारेंगे, इसलिए हमको पढ़ाई करना है। ये हो गया स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। अब चलिए हम बात करते हैं स्टेज ऑफ ईगो के बारे में। ये स्टेज ऑफ ईगो क्या होता है, ये जो लेवल होती है 4 से 10 ईयर के बच्चों की बात हो रही है, 4 से 10 ईयर के बच्चों की बात हो रही है। ये प्री कॉन्वेंशनल लेवल की बात कर रहे हैं दोस्तों। 4 से 10 ईयर के बच्चों में ये सारी नैतिकता होती है। तो सेकेंड स्टेज होती है स्टेज ऑफ ईगो। अब स्टेज ऑफ ईगो में क्या होता है कि इस अवस्था में आकर बच्चे के चिंतन का स्वरूप जो होता है वो बदल जाता है। जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, वह मैच्योर होता है, तो वह अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने लगता है ना, और उसके द्वारा उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह झूठ बोलता है। अगर भूख लगी है तो वह चुरा कर वह कुछ खा लेता है। तो वह इन क्रियाओं को नैतिक आचरण ही समझता है। नैतिक विकास की इस अवस्था का आधार बालक का अहंकार होता है, बच्चों का क्या होता है, ईगो होता है। जैसे सिंपल सी भाषा में यही समझेंगे कि अवस्था में जो इस अवस्था में ये होता है जैसे को तैसा। जैसे कि बच्चे होते हैं, अगर 2 बच्चे हैं, वो स्कूल गए हैं, अगर उन्होंने एक बच्चा ने एक दिन अपनी टिफ़िन दूसरे को शेयर किया तो दूसरे दिन वो बच्चा बोलेगा कि कल मैंने तेरे को टिफ़िन दिया था, आज तू मुझे भोजन खिलाएगा, है ना। जैसे कि अगर मेरा खिलौना तोड़ेगा तो मैं तेरा भी तोड़ूंगा, ये मानसिकता होती है, अहंकार की अवस्था इसको बोलते हैं। तो पहली अवस्था होती है स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट होती है, और दूसरी होती है ईगो की, स्टेज ऑफ ईगो। तो यहाँ पर नैतिकता का मुख्य आधार माना गया है, और यहाँ पर बच्चा जो है उसी पनिशमेंट का डर रहता है। अगर मैं पापा ने बोला है पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ूंगा, खेलूंगा नहीं। और इसमें क्या होता है कि अगर तू मेरा खिलौना तोड़ेगा तो मैं तेरा खिलौना तोड़ूंगा, इसमें ये ईगो की भावना होती है ना, अहंकार की अवस्था स्टेज ऑफ ईगो।
तो उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये जो कन्वेंशनल लेवल होता है, ये होता है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये जो एज होती है 10 से 13 वर्ष होती है, कितनी होती है? 10 से 13 वर्ष होती है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इस स्तर को भी 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। प्री कॉन्वेंशनल मोलैरिटी को भी 2 अवस्था में और कॉन्वेंशनल स्टेज को भी 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। इसकी जो एज है वो 10 से 13 वर्ष है। ठीक है, पहला है प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रोसिएशन। ठीक है, स्टेज ऑफ एप्रोसिएशन, परंपरागत स्तर जिसी को बोलते हैं, है ना, कन्वेंशनल लेवल। देखिए इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे दूसरों के मार्गों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, वह पाने से ज़्यादा दूसरे की बातों का महत्व देना शुरू कर देता है। इसके भी 2 भाग होते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, कौन कौन से 2 भाग होते हैं? देखिए स्टेज ऑफ, यहाँ पर होता है स्टेज ऑफ अप्रिसिएशन और स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ अप्रिसिएशन। देखिए इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के लिए इस अवस्था में बच्चा वही करता है जो दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों से विशेष अपेक्षाएं भी करने लगते हैं, तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिनके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप जो होता है वो समाज और उसकी परिवेश से निर्धारित होता है। क्या होता है? समाज और परिवेश से उसका जो चिंतन होता है वो निर्धारित होता है। सेकंड है कि सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था, स्टेज रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। कोहल वर्ग के अनुसार यहाँ पर बात करते हैं तो समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुँच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है। अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है और इस अवस्था में पहुंचकर स्वयं यह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक कहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसी अवस्था में जो कन्वेंशनल स्टेज होती है, इसमें हमने यहाँ पर स्टेज ऑफ अप्रिसिएशन होता है। यहाँ पर गुड बॉय गुड गर्ल्स होती है ना, कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की। जैसे पापा ने बोला है कि नहीं खेलना सिर्फ पढ़ना है, तो वो वही करेंगे जो पापा ने बोला, क्योंकि वहाँ उसको ये पता है ना कि मैं गुड बॉय हूँ, गुड गर्ल हूँ, है ना। और ये जो समाज व्यवस्था की हमने बताया था स्टेज रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, इसमें ये होता है ना कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड है। इसमें बच्चा कानून और सामाजिक व्यवस्था को मानता है और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना भी इसमें विकसित होती है। जैसे कि उसे ऐसा लगता है जैसे रेड लाइट है ना, एग्जाम्पल से दे रही हूँ, जैसे रेड लाइट नियम तोड़ना गलत है तो वो नहीं तोड़ता, वो उस नियम का सम्मान करता है। सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की व्यवस्था यहाँ पर यही तो दिया गया है। एग्जाम्पल से हमने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि रेड लाइट नियम तोड़ना गलत है तो वो नहीं तोड़ता, बच्चा नहीं तोड़ता है, क्योंकि वो नियम के सम्मान कर रहा है, वो नियम के विरुद्ध नहीं जाएगा, वो नियम का सम्मान करता है ना। तो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की व्यवस्था, यहाँ पर स्टेजेस जो दिया गया है, आप लैंग्वेज वर्ड को पहचानिए। अगर आपने वर्ड को पहचान लिया तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, तीसरा है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये पोस्ट कन्वेंशनल जो लेवल होता है वो 13 वर्ष से ऊपर होता है, 30+ एज से ऊपर होती है। 13+ एज वाले बच्चों के लिए होती है पोस्ट कन्वेंशनल मोलैरिटी। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा कोई भी फैसला हो वह खुद से लेता है, ना कि समाज के द्वारा। इस अवस्था में बच्चा मतलब कि बच्चा वही फैसला लेता है जो स्वयं के लिए ठीक होता है, ना कि समाज के लिए। क्योंकि ये 13+ एज है ना, 13+ एज वाले बच्चों की है, तो यहाँ पर बच्चा वही करता है, वही फैसला लेगा जो उसे खुद लेना है, ना कि समाज कहेगा कि तू ये फैसला ले, तो वो नहीं करता है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कि कोहल वर्ग ने अपने तीसरे स्तर को भी दो उप अवस्थाओं में बांटा है। पहला है सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा होता है स्टेज ऑफ कंसेशन, विवेक की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था है, विवेक की अवस्था कह देंगे या फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो सामाजिक समझौते की जो अवस्था होती है स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट,
इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में, देखिए इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति को नैतिक चिंतन की दिशा में पर्याप्त परिवर्तन आ जाते हैं। कितना? नैतिक चिंतन। अब व्यक्ति परस्पर लेन देन में विश्वास करने लगता है कि व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता होता है। व्यक्ति यह मानने लगता है कि इस व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। वो हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज के नियमों का पालन करें। अगर व्यक्ति सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है तो व्यक्ति व समाज के बीच का समझौता क्या हो जाता है? टूट जाता है, और अपने नियमों, परंपराओं, कानूनों के द्वारा समाज व्यक्ति को स्वतंत्रता, अधिकार और सुरक्षा देता है। अतः ऐसे नियमों का उल्लंघन जो होता है वो अनैतिक माना जाता है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में यही होता है, ऐसा नियम जो समाज के भलाई के लिए नहीं है तो उसको तोड़ दिया जाता है। जैसे किसी की जान जा रही है तो रेड लाइट को क्रॉस कर देना चाहिए। यहाँ पर यही बात हो रही है कि सामाजिक समझौते की अवस्था। सेकंड है विवेक की अवस्था, इसी को कहेंगे सार्वभौमिक नैतिक अवस्था या फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यहाँ पर व्यक्ति कोहलबर्ग ने ये कहा था कि नैतिक विकास की छठी व अंतिम अवस्था जो होती है वो यही होती है, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति नैतिकता के बारे में अपना दृष्टिकोण भी विकसित कर लेता है। व्यक्ति में विवेक पैदा हो जाता है। व्यक्ति के अब अच्छे, बुरे, उचित, अनुचित सभी विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार भी विकसित हो जाते हैं कि कौन सा, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। तो वो सारी चीज़ें जो चिंतन होता है ना, वो बच्चों में व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं। अब व्यक्ति के नैतिक विकास का एकमात्र आधार विवेक ही बन जाता है। अब इस अवस्था में व्यक्ति नियमों का पालन स्वयं के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर करने लगता है, और इस अवस्था में व्यक्ति अब नियमों की वैधता को भी चुनने लगता है, क्योंकि वे नियम उसके विवेक से मेल नहीं खाते हैं। अब व्यक्ति केवल विवेक के आधार पर ही जीवित रहने का आदी हो जाता है। अब व्यक्ति के लिए वही आचरण नैतिक होगा जो उसके स्वयं के विवेक का समर्थन प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। जैसे अपने विवेक के अनुसार व्यवहार करता है, दूसरों के लिए जान भी दे सकता है। इसमें यही, इस स्टेज में ये होता है ना कि वो दूसरों के लिए जान भी दे सकता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आपने जो तीनों एज पढ़ा है, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, कॉन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज जो होता है ना, ये तीनों स्टेज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है उसको हम फटाफट देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए हमने अभी तक थ्योरी क्लासेस अच्छे से आपको समझा दिया। उम्मीद करती हूँ आप लोग एक बार नहीं समझ में आ गया, दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हमने पूरी मतलब कि बहुत अच्छे लैंग्वेज में मैंने इसको समझाया है। कोई हार्ड लैंग्वेज हमने यूज नहीं किया कि आपको समझ में नहीं आया होगा। तो हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। तो आप लोग इस थ्योरी क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद में PYQ क्वेश्चन को कर लीजिएगा। चलिए PYQ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति नियमों का पालन करते हैं, लेकिन यदि वे सामान्य भलाई के लिए काम नहीं करते हैं तो उन्हें बदलने के लिए भी तैयार रहते हैं। बताइए, दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास होगा, पारंपरिक स्तर होगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास होगा, या फिर उत्तर परंपरागत स्तर होगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति नियमों का पालन करते हैं, लेकिन यदि वे सामान्य भलाई के लिए काम नहीं करते हैं तो उन्हें बदलने के लिए भी तैयार रहते हैं। बताइए कौन सी स्टेज है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात है वे सामान्य भलाई के लिए काम नहीं करते हैं, वो नियमों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक अनुबंध विन्यास में ही वो प्री कॉन्वेंशनल स्टेज में इस बारे में बात किया गया है दोस्तों, सोशल कंटेंट ओरिएंटेशन है ना, सोशल कंटेंट ओरिएंटेशन। चलिए आगे देखते हैं। ये स्टेज है दोस्तों, ये जो स्टेज है वो है 13 वर्ष से ऊपर, है ना, 13 वर्ष से ऊपर की ये स्टेज है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैरोल गिलियन के द्वारा प्रस्तावित लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की प्राथमिक आलोचना निम्न में से कौन सी है? पहला है कि उनका मानना था कि कोहलबर्ग के चरण बच्चों पर लागू नहीं होते हैं। सेकंड ऑप्शन है उन्होंने तर्क दिया कि यह जो सिद्धांत है पुरुषों के पक्ष में पक्षपाती है, क्योंकि इसमें देखभाल की अपेक्षा न्याय पर अधिक जोर दिया गया है। तीसरा है उन्हें लगा कि कोहलबर्ग के शोध में पर्याप्त प्रतिभागी शामिल नहीं थे। फोर्थ है वह इस विचार से असहमत थी कि नैतिक तर्क का विकास चरणों में हो सकता है। कैरोल गिलियन के द्वारा प्रस्तावित जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की प्राथमिक आलोचना कौन सी है?
प्राथमिक आलोचना की बात है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उन्होंने तर्क दिया है कि ये जो सिद्धांत है वो पुरुषों के पक्ष में पक्षपाती है, क्योंकि इसमें देखभाल की अपेक्षा न्याय पर अधिक जोर दिया गया है। कैरोल गिरियन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत बच्चों के नैतिक विकास को किस प्रकार दर्शाता है। ऑप्शन ए है तेजी से कम आत्म केंद्रित होने और दूसरों की जरूरतों के प्रति अधिक चिंतित होने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी है कि समाज और सरकार के स्थापित नियमों का पालन करने के लिए सीखने की एक प्रक्रिया। थर्ड ऑप्शन है कि एक बच्चे को मिली नैतिक शिक्षा की मात्रा का परिणाम। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत बच्चों के नैतिक विकास को किस प्रकार दर्शाता है। बच्चों के नैतिक विकास को किस प्रकार दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समाज और सरकार के स्थापित नियमों का पालन करने के लिए सीखने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया है। नैतिक दुविधा और तर्कड़ा, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया ना, अभी हमने आपको समझाया था कि तर्कड़ा क्या होता है और दुविधा क्या होती है। चलिए इसका फटाफट आप लोग रिप्लाई दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन ये है, जब लिसा को किसी दुविधा का सामना करना पड़ता है तो वह यह विचार करने के बाद अपने कार्य का निर्णय लेती है कि इसमें अधिकांश लोगों को कैसे लाभ हो सकता है। जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो हाशिए पर हैं। वह इस सिद्धांत में विश्वास करती है कि सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ी भलाई को उसके निर्णयों का मार्गदर्शन करना चाहिए। कोहलबर्ग के अनुसार लिसा के निर्णय लेने की प्रक्रिया नैतिक विकास के किस चरण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है। बताइए, व्यक्तिगत और विनिमय, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। थर्ड ऑप्शन है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, या फिर है उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत यह सुझाव देता है कि नैतिक तर्क, ऑप्शन ए है, यह प्रारंभिक अवस्था में कार्यों के भौतिक परिणामों पर आधारित है। रैखिक पूर्वानुमति चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है, या फिर ये जन्मजात है और उम्र या अनुभव के साथ नहीं बदलता है, या फिर संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है। बताइए कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत क्या सुझाव देता है कि नैतिक तर्क क्या है। देखिए नैतिक तर्क की बात करते हैं तो नैतिक तर्क रैखिक पूर्वानुमति चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। या प्रारंभिक अवस्था में कार्यों के भौतिक परिणामों पर आधारित, ये नहीं होगा। जन्मजात है और उम्र या अनुभव के साथ नहीं बदलता है, ये भी गलत है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। चलिए आगे देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांतों में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। बताइए जो पारंपरिक नैतिकता की जो तीसरी अवस्था है उसको क्या कहते हैं। आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास बोलते हैं, गुड गर्ल गुड बॉय बोलते हैं, या फिर कानून और आदेश पालन अभिविन्यास बोलते हैं, या फिर सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। बताइए इसमें से क्या होगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता, जो दूसरा स्तर है ना पारंपरिक नैतिकता, इसमें जो तीसरी अवस्था है उसको क्या बोलते हैं। बताइए इसमें तीसरी अवस्था को क्या बोलते हैं, बताइए दोस्तों। तो देखिए कन्वेंशनल लेवल जो 10 से 13 वर्ष ईयर में होता है, यहाँ पर इस अवस्था में हमने बताया था ना, बच्चे जो होते हैं कि दूसरे के मानकों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो यहाँ पर जो कन्वेंशनल लेवल होता है इसमें गुड बॉय गुड गर्ल और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इस दो चीज़ों की बातें हुई थी। तो यहाँ पर पूछा गया है तीसरी अवस्था, तो ये हो जाएगा दोस्तों गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन तो चौथा हो गया, और फर्स्ट में हो जाता है आज्ञा पालन और दंड अभिन्यास एंड सामाजिक समझौते। तो दोस्तों सामाजिक समझौता होता है चौथे ऑप्शन में, ठीक है, तीसरे में ऑप्शन जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है ना उसमें होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। बताइए ऑप्शन ए है कि नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, या फिर नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। थर्ड ऑप्शन है कि नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है या संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है, या फिर नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है।
बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। बताइए कौन सा नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। तो नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है, ये नहीं होगा। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है दोस्तों, क्योंकि यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। और नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करती है। सांस्कृतिक की बात कोई कहा ही नहीं है कोहलबर्ग ने, इसलिए ऑप्शन थर्ड भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप जो होता है वो सार्वभौमिक है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है। नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा गया है। बताइए कौन सी अवस्था में व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों और नियमों के अनुरूप आंकता है। बताइए नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर होगा, नैतिकता का परंपरागत स्तर होगा, या फिर नैतिकता का उत्तर परंपरागत स्तर होगा, या फिर नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर होगा। तो देखिए गैर परंपरागत स्तर तो होता ही नहीं है, तो इसलिए पहला तो गलत, चौथा गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं नैतिकता का उत्तर परंपरागत स्तर भी नहीं होगा, पूर्व भी नहीं होगा, इसलिए क्या होगा दोस्तों, कॉन्वेंशनल लेवल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्वेंशनल लेवल 10 से 13 वर्षीय है ना। इसमें क्या होता है ना कि व्यक्ति इस अवस्था में नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों और नियमों के अनुरूप आंकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। प्रथापूर्व चरण, अमूर्त संज्ञात्मक चरण, प्रथागत चरण, या फिर उत्तर प्रथागत चरण। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक नियमों के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिपेक्ष पर आधारित होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिपेक्ष पर आधारित होता है। ऑप्शन ए है पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण होगा, उत्तर पारंपरिक चरण होगा, या फिर दूरस्थ पारंपरिक चरण होगा। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिपेक्ष पर आधारित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पारंपरिक चरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्वेंशनल लेवल 10 से 13 वर्ष की बात करते हैं। गुड बॉय गुड गर्ल एंड लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन स्टेज की बातें हो रही है ना, इसी के अंतर्गत तो होता है। कॉन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत 10 से 13 वर्ष की एज होती है इसमें दोस्तों। इसमें गुड बॉय गुड गर्ल की बात होती है और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पहले थ्योरी क्लास प्रोवाइड किया आपको, थ्योरी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराया। उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन थे उसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से थ्योरी क्लासेस समझ में आ गई होगी और पीवाईक्यू क्वेश्चन भी। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से तैयार किया था आपके लिए। पहले थ्योरी क्लासेस आपको प्रोवाइड किया है, उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते थे तो मैंने उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ से जो भी कन्फ्यूजन रहा होगा सब दूर हो गया होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और आप लोग वो जीन पियाजे को देख लीजिएगा, लेव बायगॉस्की को मैंने डिस्कस कर लिया है। आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। हिंदी पेडागोजी को मैंने क्लास में प्रोवाइड करा है, फिर उसको जाकर देख लीजिएगा। और लॉरेंस कोहलबर्ग को आज हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। कल नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उसी टॉपिक को कवर करवा रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों, और आप लोग जानते हैं कि समय बहुत ही कम है, 5 से 6 दिन है। लेकिन टारगेट यही है कि 110 प्लस आपको मार्क्स लाने ही है। 110 प्लस है ना, 110 प्लस आपको लाने हैं 150 में से, क्योंकि समय कम है। 10 दिन की स्ट्रेटजी में आपको 110 प्लस मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ दोस्तों, अगर थैंक्स फॉर वाचिंग दिस बने रहने के लिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये और इस सेशन को आप लोग पहले दिल से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए मेहनत किया है और अच्छा कंटेंट लेकर आए हैं तो आप इसको लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा।
और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सो आप लोग प्लीज़ इसको अवॉइड मत करिएगा, और बिना किसी स्किप के, है ना, बिना किसी स्किप के अच्छे से पहले इसको सारी थ्योरी क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लेंदी वीडियो नहीं है, बहुत ही है ना, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं है, साथ में ही हम लोग अच्छे से समझा दिया है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और हर जगह आप लोग इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे कल एक नए टॉपिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, कल हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, और शाम को 7:30 बजे हम लाइव आते हैं, तो आप लोग यहाँ पर जुड़िएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।